Okay ji, so welcome second year. I am Samia Khan here and I am going to talk about your chapter number 15, that is homeostasis. अभी आपने chapter number 14 के बारे में एक detailed lectures ले लिए हैं, उसको पढ़ लिया. So here we are going to start with the physiology. अच्छा, फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो होम्योस्टैसिस एक बड़ा बेसिक सा मैकेनिज्म है. बेसिकली होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि द थिंग्स नीड टू बी ऑल सेट, the things need to be up to the mark, the things need to be set at a set point basically. अच्छा, अब होम्योस्टैसिस जो है वो हमारे पास एक फंडामेंटल सा प्रिंसिपल है फिजियोलॉजी का. और अगर हम इसको जैसे हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, सो वी डोंट नीड टू बी मच वेट, we don't need to be much dehydrated, we don't need to be like having an extreme temperature, and we don't need to be get too cold so far. So अगर हम homeostasis की बात करते हैं तो basically homeostasis दो words का combination है. homeostasis में basically हमारे पास ये दो लफ्ज आपको लिखे नजर आ रहे हैं, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है ये. होमो का मतलब है या होमियो का मतलब है सेम, राइट? जैसे होमोजेनियस सोल्यूशन आप पढ़ते हैं, आइजो या सेम, राइट? और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल. ओके, सो होम्योस्टैसिस को अगर मैं बहुत आसान वर्ड्स में बताऊं तो मैं ये कहती हूं कि बाहर का एनवायरनमेंट है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, राइट? कोई भी बॉडी देख लें, आप अपनी बॉडी देख लें तो एक बाहर का एनवायरनमेंट है जिसमें वी आर सर्वाइविंग और एक इनर एनवायरनमेंट है. सो जो इनर एनवायरनमेंट है इट नीड्स नॉट टू बी चेंज एज पर चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो हमारे पास होम्योस्टैसिस की एक पैड डेफिनेशन क्या है कि इट इज द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल मैकेनिज्म्स स्टिमुलेट करता है या उनको रेगुलेट करता है in order to get prevented from the harms of fluctuations in the external environment. और हम इसको क्या कह सकते हैं कि it is the tendency of an organism to not get affected from the changes in the external environment. So अगर हम होम्योस्टैसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाते हैं तो मैं जरा सेल की बात करना चाहती हूँ. इधर सेल से जरा आपको इजीली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा. सपोज ये एक कोई भी ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है, एंड सेल में आपने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी इज हैविंग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, लाइक द नंबर इज नॉट काउंटेबल. दे आर हैविंग अ ट्रिलियन ऑफ सेल्स एंड one cell is having almost 1300 different types of enzymes and a number of thousands of biochemical reactions are taking place within the cells per time. तो सपोज करें कि इस सेल के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है. दी reactant A needs to be converted into product B. एक reactant है A और इसने B में convert होना है, कोई भी biochemical procedure है. Now this reaction is catalyzed by enzyme, say XYZ जो भी enzyme इसको catalyze कर रहा है. So enzymes are proteins having a proper precise orientation and structure. So this needs a particular pH to work and a particular range of temperature to work, right? We don't need an excess of temperature there. एक high temperature नहीं चाहिए हमें क्योंकि इसकी orientation change हो जाएगी. We don't need a very low temperature कि चीज़ें अंदर freeze होना शुरू हो जाएं, super chilling के procedures होना शुरू हो जाएं और reactant stagnant हो जाएं और reaction ना हो. So in terms of pH भी enzyme बहुत sensitive हैं, तो we need a proper external temperature, we need a proper internal temperature in order to have a proper function ताकि ये biochemical procedure properly work करे. Okay, अगर हम अब ये अगर सेल है तो ये जो बाहर है इसको आप एक्स्ट्रा सेलर एनवायरनमेंट कह लें. ये सेल के बाहर की जगह, बाहर का एनवायरनमेंट है. सो ह्यूमन बॉडी के अंदर इफ दिस इज दी लाइक एक्स्ट्रा सेलर स्पेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट ओवर देयर. राइट? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये तो बात होगी कि इस बायोकेमिकल प्रोसीजर को प्रॉपर कंडीशंस चाहिए टू वर्क.
अभी मैं इसको और चीजों से आपको बताती हूँ कि कैसे होम्योस्टेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, अंदर की कंडीशंस को मेंटेन रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट को क्यों अफेक्ट नहीं होना चाहिए फ्रॉम दी चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। जैसे हमारी बॉडी है तो वी आर वर्किंग एट अ सेट पॉइंट, और ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप की चीज है। लाइक बॉडी इज ऑटो ट्यूनिंग एट एवरी टाइम, हर टाइम हमारी बॉडी में ऑटो ट्यूनिंग के प्रोसीजर्स हो रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दी कंडीशंस। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर बाहर बर्फ पड़ी है तो अंदर भी बर्फ पड़ना शुरू हो जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि अगर बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर कोई स्टमक पिघल के इंटेस्टाइन के साथ मर्ज हो जाए। सो अगर हम इसकी बात करते हैं, हम सेल के अंदर और चीजों को देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यू आर नोन टू माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने जी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज द thing which is going to make energy for the cell in the form of ATP and is very important in terms of like cellular respiration. Cellular respiration आपने चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में बायोजेनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा जी, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज मेकिंग एनर्जी। फॉर मेकिंग द एनर्जी वी नीड ग्लूकोज। This needs to take in glucose from the external environment. बाहर के environment में ग्लूकोज होना चाहिए, उसकी इतनी sufficient quantity होनी चाहिए कि ये इसको पिक करे। अब ग्लूकोज की क्वांटिटी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, that would be hyperglycemic। कम नहीं चाहिए, that would be hypoglycemic। तो हमें एक सेट क्वांटिटी चाहिए, हमें एक अप टू द मार्क चीज चाहिए। सो ग्लूकोज इज देयर। अच्छा, अगर मुझे इस सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज भी मिल गया है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये वर्क नहीं कर सकता अकेले, इफ आई एम नॉट हैविंग ऑक्सीजन विद इट टू कंबाइन। यही होता है ना सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन कि ग्लूकोज इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। हम ये पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर वाइस वर्सा टू वन अनदर, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द रिएक्टेंट्स इन रेस्पिरेशन। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वाइस वर्सा टू वन अनदर है, एक के रिएक्टेंट्स दूसरे के प्रोडक्ट्स हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स दिस, ग्लूकोज जब तक ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ऑक्सीजन की भी एक सेट क्वांटिटी चाहिए इन ऑर्डर टू, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगा। इसी तरह दोनों में से जिसकी भी, सो वी नीड एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द थिंग्स टू मेक आवर सेल्फ सर्वाइविंग एंड स्टेबल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन कौन सी चीज आपको प्रोवाइड कर रही है। सपोज इसको थोड़ी देर के लिए आरबीसीज समझे, हेयर दीज आर दी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन इज टेक अप बाय देम, सो ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ देम हियर, और फिर आपके पास इट इज टेकन अप बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दैट सारा रिएक्शन होता है। अच्छा, अब आरबीसीज की अगर हम बात कर लें, जितना आप पीछे जाते जाएंगे आपको एग्जांपल्स मिलती जाएंगी। अगर मैं आरबीसीज की बात कर लूं, again I need a proper quantity of RBCs to catalyze this whole thing, because अगर मेरे पास RBCs की अमाउंट ज़्यादा है नीड से तो the blood would become thick and sticky, और अगर मेरे पास कम है उसकी क्वांटिटी तो फिर वो मोर फ्लूइड हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब RBCs की अमाउंट को कौन सी चीज़ कंट्रोल करेगी जी, RBCs के नंबर अमाउंट को उसका जो फ्लो रेट है वेसल्स के अंदर उसको कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर। So you need to have a proper appropriate range of your blood pressure in order to have the proper number of RBCs passing through the vessels and to generate these whole reactions, right? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा we don't actually need only glucose, we can need amino acids, we can need fats, और उनमें भी यही है प्रिंसिपल रूल, यही है कि we need a proper amount of them। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम सेल की बात करें तो हम कहते हैं जी वाटर के बगैर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। तो अगर मैं वाटर की बात करूं इनटू द एनवायरनमेंट, तो वाटर के अंदर बहुत सारे आयंस हैं जो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, जैसे सपोज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। तो ये चीजें भी मुझे एक सेट क्वांटिटी के अंदर चाहिए, वाटर भी एक सेट क्वांटिटी के अंदर चाहिए। क्यों? अगर मेरे पास इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी कम है
और एक्सटर्नली वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट में बहुत डिफरेंस है, तो वाटर विल रश इनटू द सेल एंड विल मेक इट मोर फ्लूइड, राइट। और अगर इससे ऑपोजिट है सिचुएशन, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर इज लेसर और इनटू द सेल वाटर इज मोर, और बहुत ज़्यादा स्टीप एक डिफ्यूजन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल्स एंड विल मेक द सेल लाइक श्रिंक्ड और विल मेक द सेल डिहाइड्रेटेड, आप कह लें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, राइट। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, वी नीड देम प्रॉपर्ली। अच्छा, फर्ज करें कि ये सब कंडीशंस अप्रोप्रिएट थी, ऑक्सीजन भी मिल गया, ये वाला रिएक्शन हमने ले लिया, कोई भी रिएक्शन ले लिया, ये रिएक्शन हो रहा है, प्रॉपर्ली हो गया, एंजाइम को कंडीशंस मिल रही हैं, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर एंड फाइन। अब अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल मेक सम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स होंगे। अब जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास इस रिएक्शन में, सपोज करें कि दैट इज लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट, अमोनिया कह लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये मेरे पास इसके एक्सेसरी प्रोडक्ट्स हैं। सो अब क्या है, इफ दे विल एक्यूमुलेट विद इन दी सेल, तो सेल की एक्टिविटी को माइनस करेंगे, सेल की एक्टिविटी को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे एक नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट होगा इनका। सो दे नीड टू बी एक्सपेल आउट ऑफ दी सेल, दे नीड टू गेट स्टोर फॉर सम टाइम, उसके लिए ऑर्गेनल्स हैं, और उसके बाद दे नीड टू गेट आउट ऑफ दी सेल, ताकि सेल अपने प्रॉपर फिजियोलॉजिकल वर्किंग्स को करे। सो जब हम वाटर की बैलेंसिंग की बात करते हैं तो दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, जब हम टेम्परेचर की बैलेंसिंग की बात करते हैं तो दैट इज थर्मोरेगुलेशन, और जब हम एक्सेसिव प्रोडक्ट्स की रिलीज की बात करते हैं तो दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये सब चीजें हम अभी वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। सो हियर वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। और अगर हम यहां से हमें एक और बात पता लगी कि कोई भी सेल है या कोई भी इंडिविजुअल है तो दैट इज फेसिंग टू काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट्स, एक इंटरनल एनवायरमेंट है और एक उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। हम ये कहते हैं कि इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, अगर सेल के रेफरेंस से बात करें, एक सेल के अंदर की कंडीशंस हैं और एक सेल के बाहर की कंडीशंस हैं। दो चीजें हम इसके अंदर देखते हैं, एक हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स और एक हमारे पास होते हैं सेट पॉइंट्स। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जैसे आज टेम्परेचर 37 है, कल 39 है, परसों 42 है, उससे अगले दिन 50 पे चला गया है, तो टेम्परेचर चेंजेस को आप नहीं चेंज नहीं कर सकते, उनको आप विद इन अ रेंज नहीं लेके आ सकते, एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन इंटरनली देयर आर सच मैकेनिज्म्स व्हिच आर मेकिंग द सेल प्रिवेंटेड फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स, और वो जो पूरा मैकेनिज्म है दैट इज एक्चुअली होम्योस्टेसिस। सो कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड थिंग, अभी हम अपने सेकंड स्टेप पे जाते हैं इस रिएक्शन के। ओके, आफ्टर हैविंग अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस के क्यों होम्योस्टेसिस हमारे पास जरूरी है, हमने ये पढ़ा कि अगर होम्योस्टैटिक कंडीशंस नहीं होंगी तो देयर वुड नो बायोकेमिस्ट्री विद इन दी सेल्स, इफ देयर वुड नो बायोकेमिस्ट्री इन दी सेल्स देयर वुड नो फिजियोलॉजी पॉसिबल, एंड इफ देयर वुड नो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इसका मतलब है कि हमारे पास देयर वुड बी नो लाइफ। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ अ होम्योस्टैटिक सिस्टम, ये होम्योस्टेसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर मैं इस पे चली जाऊं तो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, 4 कंपोनेंट्स हैं जी टोटल किसी भी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के, चाहे वो थर्मोरेगुलेशन है, चाहे ऑस्मोरेगुलेशन है, आप कुछ भी पढ़ें, तो 4 बेसिक चीजें। नंबर 1, disruptors, number 2 receptors, number 3 that is the control center, and number 4 I am having with the effectors. Hopefully it is visible. Disruptors, receptors, control center and effectors. Okay, disruptors क्या चीज़ है जी? disruptor हमारे पास स्टिमुलस है, वो चीज़ है जो डिसरप्ट कर सकता है, चेंज को लेके आ सकता है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज, फॉर एग्जांपल पीएच चेंज, फॉर एग्जांपल लेस और नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल एक्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल, कुछ भी हो सकता है।
जिससे हमारे इनर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस आने का खतरा हो, कोई चेंज, वो पोटेंट है, कोई भी चीज पोटेंसी है, उसकी एबिलिटी है, टेंडेंसी है टू मेक द थिंग्स चेंज फ्रॉम द राइट पॉइंट। जो हमारा सेट पॉइंट है उससे किसी भी चीज को फ्लक्चुएट कर सकती है, जो चीज वो डिसरप्टर है, चेंज लेके आ सकती है, स्टिमुलस है, कोई भी चीज हो सकती है। रिसेप्टर्स क्या है जी? रिसेप्टर्स को हम डिटेक्टर्स भी कहते हैं, एक और वर्ड भी है जी इनके लिए आसान सा, डिटेक्टर्स। नाम आपको बता, डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्टर का क्या मतलब है कि वो पता लगा लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। उर्दू में एक वर्ड होता है निशानदही कर लेते हैं, उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर देते हैं कि जी ये चेंज आ गया, राइट? जैसे अब हम कहते हैं कि सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, तो वी आर फीलिंग दैट ओवर द स्किन। स्किन में हमारे रिसेप्टर्स हैं जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को फील करते हैं। आप कोई चीज टेस्ट करते हैं तो आप उसके टेस्ट को की अपनी एक जजमेंट देते हैं कि इसका टेस्ट जी कम मीठा है, ज्यादा मीठा है, तो वो कैसे है? देयर आर टेस्ट बर्ड्स, वो रिसेप्टर्स हैं, वो डिटेक्टर्स हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं जी ये चेंजेस हैं। डिपेंड्स कि कैसा स्टिमुलस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं। फिर इसी तरह जी हमारे पास कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर वो चीज है कि जब डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं कि हियर इट इज अ प्रॉब्लम, तो दे आर सिग्नलाइजिंग दैट थिंग टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है जो इंटरप्रेट करता है कि अब इसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बॉडी की क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूं तो उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। और लास्ट पे मेरे पास है जी अफेक्टर्स, यूजुअली ग्लैंड्स और मसल्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो अब क्या है जी, ब्रेन अब क्या करता है, ब्रेन ने एक इंटरप्रेट करके एक इंफॉर्मेशन दे दी कि अब इससे रिलेटेड आपने ये करना है, तो डेफिनेटली अब ब्रेन खुद उस जगह पे जाके तो काम नहीं करेगा। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है कभी भी कि ब्रेन निकल गया और कहीं और चला गया हो, तो इट इज गोइंग टू इंडिकेट दैम, ये आपके पास जो उससे रेलेवेंट जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट होता है वहां जाके इंफॉर्मेशन पुट ऑन करता है कि जी अब आपने इसके अगेंस्ट ये वर्क करना है, और कितनी देर तक करना है ये भी ब्रेन डिटेक्ट करता है। जब वो वर्किंग हो जाती है तो ब्रेन उसको स्टॉप करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे आई थिंक आपको ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फर्स्ट करें कि इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर इज हायर, बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई है। अब टेम्परेचर हाई है तो सबसे पहले इट वुड बी डिटेक्टेड बाय योर स्किन। ये क्या हो गया इसमें, अब टेम्परेचर चेंज क्या हो गया, डिसरप्टर। ये डिस्टर्ब कर सकता है, इसकी पोटेंसी है, चीजों को ऑल्टर कर सकता है। ये आपके पास क्या हो गया, डिटेक्टर। इसने डिटेक्ट करना है, हम कहते हैं जी गर्मी लग रही है, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि गर्मी है जी। अब इसने क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन इसने ली, इट इज गोइंग टू पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू योर कंट्रोल सेंटर, एंड द कंट्रोल सेंटर इज एक्चुअली ब्रेन हियर। ब्रेन को इसने मैसेज भेजा। अब ब्रेन ने क्या किया कि उस सारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया। ब्रेन ने सारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, देखा। अब उसने ये पता लगाया कि एक्चुअली स्वेट ग्लैंड्स हैं जो इससे रिलेटेडली काम कर सकते हैं। ब्रेन ने क्या करना है, इट वुड वर्क ओवर अफेक्टर्स विच हियर आर योर स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए तो क्या हुआ, स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग से आपके पास एवेपोरेशन होगी फ्रॉम योर जनरल बॉडी सरफेस। एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब एवेपोरेशन होगी तो आपके पास क्या जनरेट होगी जी, कूलिंग का फिनोमेना होगा। और जब कूलिंग होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब जब टेम्परेचर बैलेंस होगा, टेम्परेचर कम होगा इससे, तो दिस ऑल्सो विल बी डिटेक्टेड बाय योर स्किन। ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर कम होने लगा तो वो कम होता 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 37 से कहीं 20 पे चला जाए। नो, 37 से 8 हुआ, 9 हुआ, तो क्या हुआ कि बॉडी ने उसको बैलेंस कर दिया टूवर्ड्स 37। अब जैसे ये 37 हुआ, रेंज पे आया, तो आपकी स्किन फिर उसको डिटेक्ट कर लेगी कि अब नाउ दिस इज नॉर्मल। जितना टेम्परेचर रिडक्शन चाहिए थी उतनी हो गई है। अब क्या होगा, दिस मैसेज विल अगेन बी शिफ्टेड टू योर कंट्रोल सेंटर। आपका ब्रेन अब स्वेट ग्लैंड्स को क्या कर देगा, स्टॉप करा देगा इनकी एक्टिविटी, कि नाउ इट्स नॉट नीडेड टू मेक द टेम्परेचर मोर रिड्यूस्ड। अभी हम इसके लिविंग और नॉन लिविंग का एक कंपैरिजन देखते हैं।
इससे नेक्स्ट। ओके, सो अभी हम एक नॉन लिविंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने लिविंग सिस्टम की एग्जांपल ली है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लैब इनक्यूबेटर। अच्छा, लैब इनक्यूबेटर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक सेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर, जिस पे उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, वर्किंग उसकी उस सेट पॉइंट पे है। अब हुआ क्या कि ड्यू टू सर्टन रीजंस, किसी भी वजह से टेम्परेचर इज लाइक ड्रॉप्ड, कम हो गया। अब जब टेम्परेचर कम हुआ तो सबसे पहले देयर इज द थर्मोमीटर हु इज गोइंग टू डिटेक्ट दैट, उसके अंदर लगा हुआ है, वो डिटेक्ट करेगा कि जी टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम है तो उसने क्या करना है कि वो इंफॉर्मेशन थर्मोस्टैट को भेज देनी है। अब वहां पे उसके पास कोई ब्रेन तो नहीं है, लेकिन थर्मोस्टैट इज देयर, तो उसने वो सारी इंफॉर्मेशन थर्मोस्टैट को भेज देनी है। अब थर्मोस्टैट ने क्या करना है कि इट विल टर्न ऑन दी हीटिंग कॉइल। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था तो डेफिनेटली टेम्परेचर नीड टू बी इंक्रीज नाउ, सो वो कहता है जी हीटिंग कॉइल को वो एक्टिवेट कर देता है। और इसी तरह अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो क्या होता है, तो ये होता है कि हमारे पास थर्मामीटर नहीं डिटेक्ट किया, डिटेक्टर तो वही है, उसने डिटेक्ट किया कि जी टेम्परेचर अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उस सेट पॉइंट से। If that is going to be increased from that set point, so that information will also be shifted towards the thermostat, और thermostat ने क्या करना है कि वो जो heating coil है उसको switch ऑफ कर देना। जैसे हम आयरन यूज करते हैं तो बीच बीच में उसकी लाइट ऑफ ऑन होती रहती है, तो बेसिकली वो इसीलिए है कि उसका रेगुलेटर है अंदर, एंड दैट इज वर्किंग टू कि उसके टेम्परेचर को बैलेंस करता है। जब आप बहुत देर तक उसको हाई पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर को सेटिंग पे ला रहा होता है। सो होम्योस्टैसिस का मतलब है ऑल सेट, सब ठीक है, सब सेट पॉइंट पे है, मैनेज्ड है, एवरीथिंग इज लाइक set at a particular range or at a particular point. So let's talk about the feedback mechanism. अब ये जो हमारी बॉडी में चीजें हो रही हैं इससे रिलेटेड कुछ फीडबैक्स भी हैं। फीडबैक हमारे पास क्या चीज है जी, फीडबैक के बारे में हम ये कहते हैं कि feedback mechanism is a cyclic procedure and it is actually a response towards these changes. इन changes के रिस्पॉन्ड जो हमारी बॉडी करती है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म है। अब हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है जी दो तरह का, कभी कभी इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और कभी कभी इट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अच्छा जी, अब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का बेसिक कॉन्सेप्ट इधर क्या है, एक बात आपने याद रखनी है यहां पे। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि रिवर्स टू दैट चेंज, जो चेंज आ रहा है उसके रिवर्सल में बॉडी ने एक्ट करना है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, राइट। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि टुवर्ड्स दैट। यूजुअली जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो हमारे पास चीजों को सेटल आउट करने के लिए होता है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए होता है। होम्योस्टैसिस का एक बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है ये नेगेटिव फीडबैक। ये वैसे नाम से सिर्फ नेगेटिव है, इतना नेगेटिव वैसे इंटरनली नहीं है बेचारा। और जो पॉजिटिव वन है उसका मतलब है कि टुवर्ड्स दैट, पॉजिटिव वन यूजुअली हमारे पास एज अ बेसिक मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पे ये नीडेड है, ये एज एन एप्लीकेशन यूज होता है। अभी जब एग्जांपल्स देंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दिस। ओके, सो अभी हम इसको विद एन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक में फॉर एग्जांपल सपोज द बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, a lesser water is there, ये क्या है जी आपका स्टिमुलस है। इफ यू आर नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, या किसी वजह से हमारे पास वाटर की अमाउंट कम हो गई है बॉडी में, बॉडी इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ डिहाइड्रेशन, तो हमारे पास क्या होता है जी, सबसे पहले दिस वुड बी डिटेक्टेड, हमारी बॉडी ने इसको डिटेक्ट किया कि वाटर की जो रेंज है वो कम हो गई है, जो अमाउंट हमें चाहिए थी उससे कम है। अब क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन सिग्नल होगी towards the control center, right? सेंसरी सेल्स ने इसको सेंस किया और फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आगे चली गई कंट्रोल सेंटर में, ब्रेन में। ब्रेन ने उसको स्टडी किया, उसको देखा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड क्या एक्शन लेना है। सो हियर इट वुड गो टू एक्टिवेट योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कुछ सिक्रीशंस हैं जो एक्टिवेट होंगी। बेसिकली अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो दो सिक्रीशंस हैं, लेकिन वो यूजुअली आपके पास स्टोरेज के लिए, खुद इसकी अपनी सिक्रीशंस होती नहीं है, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं ब्रेन के जो उसको रिलीज करते हैं। एनीवेज, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या करना है, इट इज गोइंग टू एक्टिवेट दी
posterior pituitary gland. Posterior pituitary gland is going to secrete out ADH, which is antidiuretic hormone, right? अब हमारे पास क्या है जी, ये एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन क्या करता है, इसी का दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। इसने क्या करना है, इट इज गोइंग टू हैव अ बेटर रीएब्जॉर्प्शन, यानी ये आपके किडनी के कुछ पार्ट्स को, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स को, जो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये अभी आप जरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा पार्ट कहाँ है, वैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे इट इज गोइंग टू इनिशिएट द रीएब्जॉर्प्शन। जब रीएब्जॉर्प्शन होगी तो वो वाटर जो बॉडी ने निकाल के साइड पे रखा हुआ है कि इट इज टू बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी, वो उसमें से वाटर को फिल्टर करके दोबारा बॉडी के अंदर ले आएगा। सो होगा क्या कि वो जो डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन थी दैट वुड गेट बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक की एक एग्जांपल है। लेट मी रिपीट वंस। हुआ ये कि हमारे पास डिहाइड्रेशन वाज द स्टिमुलस that was sensed by the body and the information was taken up to the control center which is your brain. कंट्रोल सेंटर ने क्या किया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ADH को रिलीज करना शुरू किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन एंड रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। जितने लेवल की डिहाइड्रेशन है ADH की अमाउंट उतनी ज्यादा है, और जितना बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा है ADH की अमाउंट उतनी ही कम है, बिकॉज नो रीअब्जॉर्प्शन इज नीडेड एट दैट प्लेस। सो हुआ क्या कि इसने रीअब्जॉर्प्शन करानी शुरू कर दी, और रीअब्जॉर्ब करते कौन कौन से पार्ट्स हैं, पर्टिकुलरली किडनी के नेफ्रॉन्स के जो पार्ट्स हैं उनमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स, वहां से रीअब्जॉर्प्शन होती है। सो रीअब्जॉर्प्शन इज देयर, और रीअब्जॉर्ब करके उसने वाटर को दोबारा से बॉडी का पार्ट बना दिया इन ऑर्डर टू ओवरकम विद और इन ऑर्डर टू कम्बैट विद द सिचुएशन विच इज नाउ गोइंग टू टेक प्लेस, विच इज एक्चुअली डिहाइड्रेशन, जिसकी अभी हमने एग्जाम्पल दिया। Okay, let's take a look over the positive feedback mechanism. अच्छा, positive feedback mechanism के बारे में एक दो बातें पहले कि it is basically towards that change and it is going to amplify the change in variable. Actually ये homeostasis को maintain करने के लिए नहीं होता usually, but इसकी कुछ applications हैं related to certain systems or changes. So positive feedback में let's take an example of like ejection of breast milk. That is like if the baby is suckling that, तो हमारे पास वो एक स्टिमुलस होता है और वो स्टिमुलस सेंसरी नर्व से ब्रेन में चला जाता है। अब जब वो ब्रेन में चला गया तो हाइपोथैलेमस के जो एक्टिंग सेल्स हैं रिगार्डिंग दैट, वो क्या करते हैं कि दे आर गोइंग टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट लाइक देयर टू रिलीज सर्टन सिक्रीशंस, बट इट इज मोस्टली एप्रोप्रिएट फॉर दी फॉर दी स्टोरेज। डिफरेंट जो सेंसरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के या डिफरेंट जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, बेसिकली वो इसको रिलीज करते हैं। न्यूरोसिक्रीटरी देखें, उनका नाम बता रहा है कि न्यूरोसिक्रीटरी ये कुछ सिक्रीशंस परफॉर्म करेंगे, और सेंसरी सेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू सेंस दैट चेंज। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि दैट विल गोइंग टू मेक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है कि दैट वुड बी स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड दैट ऑक्सीटोसिन व्हेन वुड इंक्रीज इन लाइक अमाउंट, तो दैट विल एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ओवर द इन द ब्रेस्ट सेल्स एंड दैट विल लीड टू द इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो बेसिकली ये हमारे पास एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का पार्ट है। लेट अस कंपेयर देम बोथ। आपके पास हमने क्या कहा कि इट इज यूजुअली लाइक ऑपोजिट टू चेंज, ये हमारे पास मोस्टली ऑपोजिट टू चेंज होता है, एंड इट इज टूवर्ड्स द चेंज। इट इज गोइंग टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल, ये मिनिमाइज करता है अफेक्ट वेरिएबल का। सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, लेकिन खैर है। सो वो कहता है कि ये मिनिमाइज करता है इसके अफेक्ट को वेरिएबल के, और ये क्या करता है, ये मजीद एम्पलीफाई करके दिखाता है इसके अफेक्ट को। इसमें हमने एग्जांपल ली है इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, और इसमें हमने एग्जांपल ली है रिलीज ऑफ लाइक बैलेंसिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, कि हाउ द बॉडी इज गोइंग टू वर्क विद द डिहाइड्रेशन। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में देखा कि बेसिक होम्योस्टासिस का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इतनी आइसोथर्मल कंडीशंस और इतनी सेम स्टैंडिंग कंडीशंस क्यों चाहिए होती हैं
क्यों जो फ्लक्चुएशंस हैं कैसे कैसे वो एक सेल को अफेक्ट कर सकती हैं, वो हमने डिटेल में देखा। फिर हमने क्या देखा, बेसिकली होम्योस्टासिस टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है। फिर हमने कहा कि दो तरह के एनवायरनमेंट्स हैं जो सेल फेस कर रहा होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, उसके रेफरेंस से चेंजेस को स्टडी किया। फिर हमने क्या देखा कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स टू आर होम्योस्टैटिक सिस्टम। किसी भी होम्योस्टैटिक सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं, डिस्ट्रप्टर्स, डिटेक्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड योर अफेक्टर्स। सो लास्ट पे फिर हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखी, लिविंग बॉडी की भी और नॉन लिविंग बॉडी की भी। देन वी शिफ्टेड टूवर्ड्स द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक के बारे में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को देखा, और फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में उससे कंसर्न्ड एग्जांपल्स को देखा। होप यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर. If you are having any ambiguity, you can ask any time in your related QE session. Thank you so much.